अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चुनाव में जंगल में चुनाव कविता के माध्यम से मैंने 7 एपिसोड जो दिए हैं, मेरे पोएम में लिखी हुई हर एक बात सही हुई है। यहाँ तक मेरा एग्जिट पोल जो कि मैंने अभी लास्ट में एक तो पोएम में और उसके बाद मैंने अलग तरीके से जो है एग्जिट पोल दिया था, 98% उसमें एक्यूरेसी रही है। जितने भी छोटे राज्य से लेकर बड़े राज्यों का जितना भी मैंने आकलन दिया था, हर एक चीज सही है। और आज मैं ये वीडियो सबसे जबरदस्त होने वाला है। इसमें ये भी बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पूरे तथ्य के आधार पर मैंने जैसे पहले ही कह दिया था कि ये एग्जिट पोल पे आप मेन मीडिया से मिसगाइडेड ना हो, जो मैंने कहा वही हुआ है। और आज जो मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बनने का आपको जो चेहरा दे रहा हूं, हो सकता है आने वाले वक्त में आपको वही मिलेगा। तो आज मैं आपके सामने सबसे पहले जो मैंने जो भी चीजें कही थी और उसमें रिजल्ट में किसका कितना क्या रहा है, उसका पहले मैं रिव्यू आपके सामने बताऊं और उसके साथ साथ मैं कारण भी बताऊंगा इस वीडियो में कि किस कारण से कहां पे कैसा क्या रिजल्ट रहा और उसके पीछे जो है आगे की क्या रणनीति कहां पे क्या बन रही है। जैसे कि मैं बताऊं कि पहले मैंने जैसे दिल्ली में बताया था एग्जिट पोल में, जो ये मेरे शुरुआत के ये आंकड़े हैं जो मैंने यहाँ बताया है कि दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं, है ना, वो सीटें किसके अकॉर्डिंग कितनी बनती है, ये मैंने पहले बोला है ना। कि एग्जिट पोल में मैंने जैसे कि बताया था कि इतना कुछ हो सकता है और ये जो कंडीशन हो सकते हैं हमारे। अब आगे मैं देखता हूं कि किस कंडीशन में कितनी, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जेएनके, ये डाटा मैंने पहले वाला ही लिया है, इसको मैंने बाद का नहीं है, ये डाटा पहले का ही है। बस इसमें मैंने अपना राइटअप किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में एग्जिट पोल में आपके सामने रखा था कि 40 सीटों में से 26 सीटें इंडिया अलायंस को दी थी और 14 मैंने कहा था कि बीजेपी के हाथ में आने की है। लेकिन यहाँ पे मेरी जो दिल्ली को लेकर जो थोड़ी सी आकलन में कमी रही, इसके पीछे कारण है कि हालांकि मैं समझ पा रहा था कि दिल्ली में मैंने, हालांकि आपको जो वीडियो मैंने, आप मेरा एग्जिट पोल देखेंगे तो मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आपके जो कैडर थे उन दोनों में किसी भी तरह की तालमेल नहीं देखी गई। और यहां तक कि जो कैंडिडेट का चुनाव कैसा था वो गलत था। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था आपको वीडियो में ही लास्ट टाइम कि जो एडवर्टीजमेंट यानी कि जो चुनाव कैंपेन का है वो काम उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया था और लोग, जनता कंफ्यूज थी। अंतिम तक उनको पता नहीं था कि उनको चुनाव उनका चिन्ह क्या है ना। बहुत लोग झाड़ू देखते हुए ढूंढते हुए नहीं झाड़ू मिला उनको तो कहीं पे भी वोट दे दिया। कईयों ने फिर बीजेपी को भी वोट दिया, कईयों ने नोटा को भी दिया। बहुत सारे फैक्टर है, इस पे उनको रिसर्च करने की जरूरत है। अदरवाइज नहीं तो 40 में से 20 सीटें, जैसा कि मैंने बोला था, हरियाणा में मैंने कहा था 5 मिनिमम है, 6 आ सकती हैं, तो 5 की 5 ही सीट है ना। बिल्कुल एक्यूरेट है, ये सारे ग्राफ मेरे पहले के हैं, अभी का कोई ग्राफ मैं यूज नहीं कर रहा। और दूसरी बात की पंजाब का मैंने कहा था कि 13 सीटों में से जो है बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, तो खाता नहीं खुला। और जो सीटें आई हैं वहां पे आप देख सकते हैं, 7 कांग्रेस की, 3 आपकी, 2 जो है वो अदर्स में है, वो भी मतलब अलायंस के साथ ही है, और 1 जो है शिरोमणि अकाली दल, वो भी जो है 1 सीट उनको मिली है। उत्तराखंड में ये मैंने कल बोल दिया था वीडियो में, परसों मैंने जो किया था उसमें साफ साफ शब्दों में कहा था कि उत्तराखंड में कोई हैरत नहीं होगी कि अगर 5 की 5 सीटें बीजेपी ले ले, और ऐसा ही हुआ है। जेएनके की जो डेटा मैंने दिया था 3 and 2 का, वही रहा। यानी कि इसके पीछे जो मैंने लॉजिक दिए थे वो 101% एक्यूरेट थे। मैं बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं और मैं इसके साथ साथ, क्योंकि कुछ चीजें जो है ये आम आदमी पार्टी के लिए भी एक चैलेंज रहा है कि केजरीवाल जी के अंदर जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है उनको, पंजाब में भी और यहाँ तक कि दिल्ली में भी, कैंपेनिंग में भी, और डायरेक्शन लेस थोड़ा काम रहा है। और जो अलायंस होने के बाद भी वो ग्राउंड पे चीजें नजर नहीं आई है। अब साउथ इंडिया का देखिए, जैसे कि मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें मैंने कहा और कितनी सीटें उनको मिली हैं। जैसे कि देखिए, मैंने 129 में से कहा था कि 86 सीटें जो है मैंने ये कहा था कि इंडिया अलायंस को होगी, मिली कितनी, 81, है ना। 33 मैंने बीजेपी को कहा था, मिली कितनी उनको, 32। अब यहाँ पे 10 मैंने अदर्स में कई चीजों को मैंने लिया था, 16 टीडीपी है, एक मेन रोल अदा करने वाले हैं, है ना। इसके अलावा जो है उनमें एक एनजेपी भी है ना। जो वहाँ के, जो आप आंध्रा की बात करें
तो आंध्रा में है, मैं उनका नाम अभी बता दूंगा, आगे वीडियो में मैंने लिखा हुआ है। अदर्स में जैसे कि वो 2 हैं। तो मिला जुला कर आप देखें कि कर्नाटका के अंदर, केरल में जो रिजल्ट रहा 19-1 बोला था, 101% मैंने कहा था कि साउथ इंडिया में खाता इस बार भी नहीं लगता कि खुल जाएगा। ये बात अलग है कि खाता खुला है केवल, और मैंने ये आपको आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने केरला में 1 सीटें उनको दे रखी थी, है ना, जो मैंने कहा था कि 1 सीट उनको फिर भी मिल सकती है। 19 और 1 दिया, वही हुआ है, क्योंकि 1 सीट पे बहुत ज्यादा जबरदस्त टक्कर थी। वो बीजेपी की जीत नहीं कह सकता मैं, वो उस कैंडिडेट की जीत है। तमिलनाडु में मैंने कहा था खाता नहीं खुलेगा, 101% ऐसा ही हुआ है। मैंने कहा था 1 सीट पे बहुत जबरदस्त टक्कर है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। आंध्रा की जो पोजीशन है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। टीडीपी ने जो जीत वहां हासिल की है, वो मैंने बताया था कि ये उनकी स्ट्रेटजी की तो जीत है कि उन्होंने टीडीपी से समझौता किया, टीडीपी को बहुत फायदा हुआ, विधानसभा में भी उनकी सरकार बन गई। यानी कि ये टीडीपी की रणनीतिक जीत है, ना कि बीजेपी की रणनीतिक जीत है। टीडीपी ने जो है वहां की सरकार पे भी कब्जा किया, हिंदुत्व वोट पे भी अपना किया। 4% का वो ऑलरेडी आरक्षण की बात करते हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात है। 5,000 रुपए जो वो वहां पे जो मौलवी होते हैं उनको दे भी रहे हैं। तो कई चीजें हैं, यानी कि ये अगर सत्ता में अभी भी आगे बने रहते हैं, जिसपे मैं आगे आऊंगा, चर्चा करूंगा पूरे कि किस किस कंडीशन में ये कंडीशन बन सकता है, कि कैसे अब अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी तो किसकी बनेगी, और बीजेपी की बनेगी तो कैसे बनेगी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि दोनों में ही एक आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण विरोधी है, तो दूसरा मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। तो दोनों में कैसे अलायंस पे सत्ता बनेगी। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहूं कि यहाँ जैसे आंध्रा का आप देख रहे हैं, YSRC कांग्रेस जो है, YSR कांग्रेस, ये 4 सीटों पे सिमट के रह गई। तो इस तरीके से यहाँ 2 चीजें नजर में आई हैं, जैसे कि चाहे वो बीजेडी की बात करें, नवीन पटनायक की बात करें, जिन्होंने अक्सर बीजेपी का साथ दिया, चाहे शिवसेना की बात करें, चाहे वो YSR रेड्डी जो है वहां के, उनकी बात करें, उनको पूरे को समेट के रख दिया है। और जबकि उन्होंने अक्सर बीजेपी का साथ दिया था। तो इस कारण से भी अन्य पार्टियों में एक डर है, जिस कारण से इस बार सरकार बनने में दिक्कत आ रही है। अदरवाइज एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिली है, तो एनडीए को जनता का पूरा सहयोग है, और 90+ में मैं कह भी रहा हूं कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहां पे बहुत सारे जो कहते हैं ना केमिकल लोचा हो रहा है, उसके पीछे कारण है ये सब जो की चीजें मैं बता रहा हूं। अब मैं एग्जिट पोल में मैंने जैसा कि यूपी, बिहार, झारखंड में 134 सीटों पे मैंने अलग अलग, ये जो टेबल मैं वही यूज कर रहा हूं जो मैंने पहले किया है। आप मेरे एग्जिट पोल को देख सकते हैं। 134 में 60 और 74 का मेरा डाटा था। 60 मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस को मिलेगा, 74 मैंने कहा था कि बीजेपी को, जबकि रिजल्ट में 58 रहा है। इंडिया अलायंस को 2 सीटों का अंतर है, और 74 की जगह ये 76 है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि यूपी के अंदर जो है ये बहुत बड़ा, हालांकि मैंने जो राज्य बाई राज्य जो किया था, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि मिनिमम 30 सीट्स तो 101% कांग्रेस इंडिया अलायंस को नजर आती है, और ये डाटा बढ़ के 45 तक जा सकती है। तो वहां 45 ही नजर आ रहा है, जैसे 43 तो है ही है, +1 जो चंद्रशेखर आजाद है जो वहां पे खड़े हुए थे, वो भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अलायंस में होना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाए थे, तो वे एक इंडिपेंडेंट जो है वो भी वही है। तो 44 सीटें 101% आ गई, और 36 पे बीजेपी सिमट गई। मेरे आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। अब रही बात बिहार की, बिहार में मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाटा नहीं आया, लेकिन इसके पीछे 40 सीटों में से जो अगर मैं बात करूं कि जो यूपी है और बिहार है, इस चीज को मैं एक बार मान के चलता हूं कि जो कहां कहां कौन से राज्यों का कैसा रहा। तो जो बिहार है और झारखंड है, लगता है टेबल मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है ना, क्योंकि शायद ये टेबल पहले का नहीं है, दूसरा है ना। लेकिन मैं फिर भी इसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ कि मैंने जो डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो कहा था कि यूपी और बिहार और झारखंड, झारखंड में जो मैंने बोला था कि ऑलरेडी जो है 50-50 का आंकड़ा नजर आता है, लेकिन वहां पे झारखंड में 4 और 14 का रहा है। और बीच में जो मेन जो प्रॉब्लम हुई है वो बिहार में हुई है, जो आंकड़ों को लेकर
कि वहां 9 सीटें तो हुई है और एक सीट जो पप्पू यादव ने जीता इंडिपेंडेंट, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और ये मैं बता दूं कि ये एक लालू यादव की जबरदस्त हार है ना। इसके पीछे ये नहीं है कि पप्पू यादव हारे हैं, जबकि सीमांचल की जितनी भी सीटें थी वो आरजेडी सिर्फ इसलिए हार गई कि उन्होंने पप्पू यादव का विरोध किया। और विरोध में यहां तक चले गए वो कि उन्होंने ये कहा कि बेशक हमें वोट मत देना, बीजेपी को दे देना, जेडीयू को दे देना, किसी को भी दे देना, बस पप्पू यादव को मत देना। तो एक तरफ से आप खुद यादव, दूसरी तरफ से आप दूसरे यादव का भी विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद भी उनके खिलाफ पूर्णिया में बहुत अच्छी लहर थी, वो जीत गए। और रही बात इसका, बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ा किसको, जो कि आरजेडी को, है ना। और वो नहीं तो अन्यथा वो कई और सीटों पे जो मार्जिनली आप देखेंगे, इस बार कोई मार्जिन जीत ऐसी नहीं है। 60,000, 25,000, 28,000, 62,000, 1,00,000, 10,000 ऐसे मार्जिन से जीत हुई है, जो कि पहले कभी कई लाख में थी। तो इन चीजों को देख पा रहे हैं। और झारखंड में तो बिल्कुल ही कहा ना कि 4 राज्य जो है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है ना। हालांकि ये पॉलिटिकली काफी अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी है बहुत सारी तरीके से। मीडिया जो विपक्ष जो है अकेला केवल सत्ता पक्ष से नहीं लड़ रहा था, उनकी लड़ाई कॉरपोरेट से थी, उनकी लड़ाई मीडिया से थी। हर वक्त टीवी पे वो चीज दिखाया जाना, बताया जाना, 400 की लहर का वो एक दावा किया जाना। तो इन सब कारणों से जो है सत्ता में एकाएक वहां पे उनको पॉजिटिव मिल गया। अदरवाइज मेरे आंकड़े और भी ज्यादा आपको एक्यूरेट नजर आते। हालांकि 98% एक्यूरेट में 2% और हो जाता तो वही 56 के आंकड़े पे ही आ जाते, लेकिन वो 234 पे रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि केवल 2-2 सीटों का अंतर है, बाकी बिल्कुल सही है ना। अब जरा हम बात करें कि जो मेन एग्जिट पोल गुजरात, राजस्थान, एमपी, और ये मेरा डाटा पहले का है। और रिजल्ट में मैंने 112, 14 और 98 देखिए। पहले जो है यहाँ मैंने 22 सीटें दे रखी थी जो एग्जिट पोल किया था, अभी इनको 14 सीटें मिली है। 82 की बात मैंने की थी कि 82 मिलेंगे जो बीजेपी को, है ना। और 8 अदर्स के खाते में डाला था, जो कि यहाँ पे 98 उनको मिली है। और बिल्कुल एक्यूरेसी है, जैसा मैंने कहा था कि गुजरात में हो सकता है खाता ना खुले, नहीं खुला। लेकिन यहाँ 1 सीट और 3 सीट मैंने कहा था, 22 और 23 सीटें मैंने ऐसे बात की थी, और 2 या 3 सीटों पे टक्कर बताया था। लेकिन ये भी कहा था कि हो सकता है 1 या 2 सीट इंडिया अलायंस को ही केवल मिले। तो 1 सीट मिली है। एमपी के अंदर मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि यहाँ पे भी एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये जो मैंने राज्य लिए थे, यहाँ मैंने बताया था कि इस तरीके से हिंदुत्व का काफी क्रेज है, तो वहां पे बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती है, और इनके पास पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है। वही रहा, है ना। पोटेंशियल जितना मैंने कहा था ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा मिला। जैसे उड़ीसा में इन्होंने बहुत अच्छा, नवीन पटनायक के खिलाफ एक अच्छा माहौल, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको पूरा बेनिफिट लिया। वाईएसआर रेड्डी का वाईएसआरसी के खिलाफ जो आंध्रा में थी, उसका पूरा बेनिफिट लिया। ये दोनों ही बेनिफिट इनको मझधार से निकालकर बाहर ले गया। राजस्थान में देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला भी था कि राजस्थान की जो सीटें हैं, जिस तरीके से वहां उनको नजर आ रही हैं, वहां 11 और 14 रहा, है ना। यानी कि 11 सीटें इंडिया अलायंस जीत पाई, ठीक है, और 14, जबकि आंकड़े मेरे यहाँ पे भी लगभग 9 और मैं इंडिया अलायंस को थोड़ा 11 की जगह 9 दे रहा था। तो ओवरऑल मिलाकर यहाँ पे 8 सीटों में थोड़ा सा अंतर आया है। अदरवाइज मेरे आंकड़े बिल्कुल एक्यूरेट है। और देखिए, जहां मैंने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का आकलन किया था, उसमें से अगर 5-6 स्टेट में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज, वो भी 5% का हो, तो उसको मैं गलत नहीं मानता। बाकी तो आप व्यूअर्स हैं, आप समझ सकते हैं, आप मेरे वीडियो पहले के भी देख सकते हैं। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मैंने जो चीज कहा था हूबहू ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र का मैंने 30 सीट्स दिए थे। ये सभी टेबल और चार्ट सब पहले के बने हुए हैं। ये नीचे की लाइनें रिजल्ट मैंने यहाँ ऐड ऑन किया है। महाराष्ट्र में 30+1 है, 1 जो इंडिपेंडेंट के नजर आते हैं। वेस्ट बंगाल में भी 30+12 है ना। टीएमसी 30 सीट्स पे है। असम के अंदर 3 है और 2 है, 2 भी वो इंडिपेंडेंट जो इंडिया अलायंस के साथ है, तो 9 सीटें बीजेपी है। हिमाचल के अंदर जो है मैंने 2 और 2 रखा था, जो कि वहां पे वो थोड़ा सा वेटेड, हालांकि मैंने कहा था कि 2 सीट बीजेपी की कंफर्म है, 2 सीट पे टक्कर है। मणिपुर 100% कहा था कि कांग्रेस के खाते में जाएगी, तो वो चला गया। यानी कि मिला जुलाकर यहाँ मैंने 110, 61 और 49 दिया था, यहाँ 110 में से 68
और 42 है, यानी कि 7 सीटों का थोड़ा माइनर डिफरेंस आया है। वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस के पीछे कारण ये रहा है कि वेस्ट बंगाल में मैंने कहा था कि मिनिमम 22 है और मैक्सिमम ये 30-35 तक जा सकती हैं ममता बनर्जी, तो वो 30 तक चली गई, लेकिन टेबल में मैंने उनको 22 दिया है, इसलिए माइनर डिफरेंस। अदरवाइज मेरे जो वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो के अकॉर्डिंग ये आंकड़े मेरे बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मैं बात करूं ओवरऑल टोटल इंडिया अलायंस की, इसमें मैंने साउथ इंडिया का जो टेबल है वो साउथ इंडिया का भी टेबल है। हाँ ये रहा साउथ इंडिया में, जैसे हाँ ये तो बता चुका मैं, है ना, यानी कि मैंने अभी सब कुछ बता ही दिया है। अभी मैं एक्चुअली सारी चीजों को बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ क्या है इंडिया अलायंस के, और इनका दोनों का मैंने जैसे बताया था कि जो मेरे एग्जिट पोल में 254, 256 और 33 था, मैंने यानी कि दोनों को बराबर पे 252 पे लाकर इनको किया था, और इसमें मैंने कई चीजों को -33 में दिखाया भी था, और 15 स्टेट ऐसे थे छोटे छोटे और केंद्र शासित जिसका मैंने रिजल्ट ओवरऑल बता दिया था, आप वीडियो में देख सकते हैं और अभी रिजल्ट से मिला सकते हैं। एक्यूरेट है 101%। ये केवल अंडमान निकोबार का मैंने कहा था कि कांग्रेस के हाथ में रह सकती है, जबकि वो बीजेपी के हाथ में गई, एक दो स्टेट और है, अदरवाइज 100% एक एक सीट का अंतर है, बाकी 100% सब कुछ एक्यूरेट है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा, 234 में 99 कांग्रेस, 37 एसपी, समाजवादी पार्टी टीएमसी 30, है ना, डीएमके जो है डीएमके अलायंस है ये 39, आरजेडी की 4 सीटें, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी 9, एनसीपी 8, सीपीएम 4, है ना। मैंने कहा ना कि जो मैं अभी कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो डेटा मैं किस आधार पे कैसे कह रहा हूं और कितने इनके सारे इतिहास को कंगाल कर मैं कह रहा हूं। सीपीएम के 4, ये मिलाकर 234 सीट्स हैं और 17 अदर्स हैं। इस 17 को भी मैं बताऊं 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो कि इंडिया अलायंस के ही साथ कंफर्टेबल हैं, 12 सीटें लगभग ऐसी हैं, तो मिला जुलाकर ये और भी लगभग 248 और 49 के आसपास से आ जाते हैं, है ना, अगर 14 सीट भी लेते हैं तो। जबकि 292 में बीजेपी 240 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको तो अब आगे सीट चाहिए चाहिए, जबकि इनका इतिहास ये रहा है कि जिन भी पार्टी के साथ अलायंस की है इन्होंने, उन सब पार्टियों को इन्होंने खा लिया है ना, ऐसा। और दूसरी बात कि लोकतंत्र, संविधान खतरे में, आरक्षण विरोधी, है ना, कई चीजें, और संवैधानिक ढांचे का गलत प्रयोग, कई लोगों को ईडी सीबीआई के मामले में उलझाकर इन्होंने जैसे कि सत्ता पाने का काम किया, तो ये सब चीजों को आप देख सकते हैं कि इसके कारण जो इनका अलायंस है इसमें दिखाई देता है कि यहाँ टूटने के खतरे नजर आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मोदी जी ने कभी कहा था कि चंद्रबाबू नायडू के लिए कि इन्होंने एनटी रामाराव के ये गद्दार हैं, है ना, दामाद थे ये, तो एनटी रामाराव के गद्दार हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा चंद्रबाबू नायडू के लिए। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि आप अपनी पत्नी जसोदा बहन के गद्दार हैं। तो मिला जुला कर इतनी ज्यादा कि ईडी सीबीआई ने इनको उठा लिया, बहुत सारी चीजें हैं, तो बड़े कड़वे अनुभव इनके अंदर छिपे होंगे। मैं एक साइकोलॉजिकल चीजों को समझते हुए भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया अलायंस की सरकार बना रहा हूँ आगे, है ना, मैं दोनों ही चीजों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बता रहा हूँ, यानी कि एक अननेचुरल ये जो है अलायंस है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। जेडीयू भी मजबूरियों में इनके साथ आई है, हालांकि उनको पता है ये मौका परस्त राजनीति रही थी उनकी, नीतीश जी की, अगर वो इनके साथ नहीं आते तो उधर ये जाते तो हो सकता था कि वहां पे उनको 12 की जगह 8 या 9 सीटें मिलती, लेकिन इनको यहाँ थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट जोन लगता था क्योंकि हिंदुत्व के वोट जो इनको मिल जाते हैं। तो ये 12 सीटें हैं, 16 और 12 28 सीटें, इन दोनों को तो आप ये मानकर चले कि ये कहीं भी कभी भी पासा पलट सकते हैं। अब रही बात पासवान जी की, है ना, चिराग पासवान 5 सीटें हैं, है ना, मोदी जी के काफी करीबी हैं ये, मतलब मोदी जी के काफी अच्छे प्रशंसक हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे, है ना, जो कि रामविलास पासवान जी थे, और यहाँ पे इनको देखा जाए तो इनको इनके साथ बेनिफिट मिलता है तो इनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है वो जो जीतन राम मांझी जी, इनकी 1 सीट है। शिवसेना जो है यहाँ पे बहुत खतरा चल रहा है, ये जो शिवसेना जो उनकी शिंदे जी की है, वहां पे 7 में से 4 या 5 सीट जो ऐसे एमपी है जो ऑलरेडी उद्धव जी के कांटेक्ट में है और खुद अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी मतलब सूत्रों से हमें भी दिखता है, जैसा कि अभी टीवी वगैरह में मैं जो रिसर्च करता हूं तो पहले मैंने पूरी स्टडी की है जिसके आधार पे मैं कह रहा हूं। और जेडीएस जो है ये ऑलरेडी जो आप देख सकते हैं
कि ये कर्नाटका की वो पार्टी है जो कि ऑलरेडी जो एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से संबंधित रखते हैं, तो इसलिए इसका भी आप ये मानकर चले कि ये भी कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। जन सेवा पार्टी की भी 2 सीटें हैं और अदर 7 हैं। तो मिला जुला कर यहाँ पे जो देखा जाए अभी तक का मैंने सिनेरियो जो कि पहले दिया था उसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस आपको नजर नहीं आता है। यानी कि 256, 254 और 33 का मैंने कहा था 101% मेरी पोएम में भी लिखी है चीजें। आप मेरे पोएम का तो मैंने मध्यावधि चुनाव भी करा रखा है ना। अब तो मैंने अपनी पोएम भी सुनाई दी है, मैंने कोई भी चीजें बाद में तो कहा नहीं है। अब उसके अकॉर्डिंग जो मुझे इंट्यूशन जहां से भी मिला, जैसे भी मिला और जितनी मैंने स्टडी की उसके अकॉर्डिंग मैंने दिया। तो ये मिला जुला कर जो मैंने जो ये दिया है, जो आंकड़े दिए थे उसके करीब ही पूरा का पूरा जो है आपका वो दिखाई दे रहा है। अब रही बात कि अब सरकार किसकी बनेगी। अब हैंग गवर्नमेंट कंफर्म्ड है, नॉट क्लियर मेजॉरिटी ये कंफर्म है, इसमें आपको सबको दिखाई देता है। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा जो मैंने अभी तक स्टडी करके जो दिया है। की रोल यहाँ पे मैंने हर वीडियो में कहा है कि नीतीश कुमार जिनकी 12 सीटें हैं, टीडीपी जिनकी 16 सीटें हैं, नायडू जी, शिवसेना जिनकी 9 और 7 में दोनों मानकर चल रहा हूं कि जो एमपी हैं वो बेशक दूसरे में चले गए थे लेकिन उद्धव से उनके रिश्ते बुरे नहीं है ना। तो ये 7 सीटें ये अभी खतरे में ही है, मानकर चले आप। और यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मोदी जी के बजाय गडकरी जी को महाराष्ट्रियन कोई प्रधानमंत्री का चेहरा दे दिया जाए तो ये भी उधर जाने की सोच सकते हैं, एनसीपी भी जाने की सोच सकते हैं। कहा ना कि कई बार पॉलिटिकली बाउंडेशन आ जाती है इस तरह की कि या तो अगर नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर भी आगे चुनाव में उनके खतरा हो सकता है, तो इस कारण से वो मजबूरी आ सकती है। तो इस तरीके का ये भी एक कंडीशन है। जेडीएस जो है 2 सीटें हैं, जेएसपी 2 है ना। उसके बाद हम की 1 है, आरएलडी 2 है ना। ये सब लेकिन मेन रोल जो है टीएमसी देखिए ये हमेशा ही डोमिनेंट रही हैं, तो इस कारण से जो डोमिनेंट होने के कारण कई बार बातों पे अड़ भी जाती हैं, है ना। कह दिया कि बाहर से समझौता दूंगी। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और तगड़े तरीके से लड़ा है और अभी कटाक्ष बहुत ज्यादा है, फिर भी राजनीतिक जो भी है वो डायनामिक है, कभी भी स्टैटिक नहीं होता। तो इसलिए इनके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ की रोल में ये है। और डीएमके अलायंस जो है ये भी 39 है, समाजवादी पार्टी 37 की सीट पे है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि नेचुरल है, उनके वोटर्स सेम है, उनकी जो कहते हैं ना विचारधारा सेम है, सेम चीजों के कारण वो बहुत हद तक वोट बैंक उनका सेम है, तो इसलिए वहां पे उनको ज्यादा इस चीज का बेनिफिट नजर आता है। जबकि इंडिया अलायंस के पास जो एनडीए है इसके पास पैसा बहुत है, इनके पास रिसोर्सेस बहुत है, इनके पास सारा कॉरपोरेट इनकी मदद कर रहा है, मीडिया इनकी मदद कर रही है, जो मैकेनिज्म सारी हेल्प कर रही है, तो इसलिए वहां पे जो चीजें अलग है। अब मेजर प्रॉब्लम देखें तो टीडीपी फेवर्स रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स वेयर एज बीजेपी अपोजेस। ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स है। पहले तो कि टीडीपी और इन दोनों का अगर यूं कहे तो अलायंस बहुत ही ज्यादा अननेचुरल कह सकते हैं, है ना। और मैंने पहले बता दिया कि जैसे कि एनटी रामाराव के बारे में के गद्दार तक इनको कहा, पर्सनल टिप्पणियां भी बहुत हो चुकी है, तो कटाक्ष तो इनके बीच में बहुत ज्यादा पहले से है, कड़वे अनुभव बहुत ज्यादा है। यानी कि सिर्फ एक राजनीतिक स्ट्रेटजिक इनकी अलायंस है जो कि कभी भी बन सकती है और कभी भी टूट भी सकती है, कभी भी अपोजिशन हावी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू यानी कि की रोल में जो है नीतीश कुमार, ये दोनों ही जाने जाते हैं बार्गेनिंग के लिए। और मैंने आप कल भी मेरे वीडियो देखी, मैं रिजल्ट आने से पहले की सारी बातें कह रहा हूं। अभी से 4 वीडियो आप पहले के उठा के देखेंगे तो मैंने कह दिया था कि ये दोनों ही की रोल में आपको नजर आएंगे और ये बार्गेनिंग करेंगे, अच्छी बार्गेनिंग करेंगे। हो सकता है कि ये बहुत सारी चीजें, उप प्रधानमंत्री का पद मांगे, राष्ट्रपति का, ये मैं पहले कह चुका हूं, आज नहीं कह रहा हूं। कहने लग जाए कि मुझे राष्ट्रपति बना दो, मुझे उपराष्ट्रपति बना दो, मुझे उप प्रधानमंत्री बना दो, मुझे लोकसभा स्पीकर बना दो, है ना, मुझे 5 मंत्रालय दे दो, है ना, मुझे ये मंत्रालय दे दो, अमित शाह जी को हटा दो, मोदी जी के को प्रधानमंत्री नहीं होना है, उनके अलावा कोई भी चेहरा हो। यानी कि इस तरह की शर्तें रख सकते हैं ताकि इनको ये बहाना मिल जाए अलायंस को तोड़कर जाने का। तो ये चीजें कभी भी पॉसिबिलिटी है, यू टर्न लेने में माहिर है। इन्होंने नेवर रेस्पेक्टेड वर्डिक्ट ऑफ पीपल, कभी भी इन्होंने वर्डिक्ट को रेस्पेक्ट नहीं किया है।
है ना, जब भी सत्ता जिसके साथ ली है, कभी भी सत्ता परिवर्तन की है, तो जनता के बीच में इनके नाम को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी वो फीलिंग नहीं है। और ये जो है एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सफोकेटेड फील करते हैं अंडर द डोमिनेंस एंड एंटी ओपोजिशन नेचर, है ना। आप देखिए, कहने का मतलब कि बीजेपी का जो कहा ना, मोदी की जी की बीजेपी और वाजपेयी जी की बीजेपी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वाजपेयी जी ने एक सीट के लिए अपनी सत्ता छोड़ दी थी, जबकि मोदी जी ने राज्य का राज्य खरीद लिया, सरकार की सरकार खरीद ली, पार्टियां ही खरीद ली, है ना, उनका चुनाव चिन्ह तक खरीद लिया। तो ये एक जो उनका ये जो इमेज बना है, इस कारण से ही आज सरकार उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पैसा होना बहुत कुछ है, लेकिन पैसे के बल पे आप अहंकार घमंड में जो आप चूर हो जाएंगे, तो अहंकार और झूठ ये सारी चीजें जब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो सरकार बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ेगा। और मैंने जैसा कि पहले ही बोला था, आप अलायंस बनाया, उस समय की भी वीडियो आप उठा के देखिए, जंगल में चुनाव की मेरी पहली पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, और यहां तक कि एग्जिट पोल में देखिए। मैंने पहले कह दिया था चंडीगढ़ की सीट जो है कांग्रेस के हाथ में है, मणिपुर की सीट दो में से दो कांग्रेस के हाथ में है, मेघालय की सीट मैंने कह दिया था कांग्रेस के हाथ में है ना, वन है, ये नागालैंड का कह दिया था, है ना, त्रिपुरा में मैं जरूर एक एक कह रहा था, वहां दो हो गया था, अंडमान में मैंने जरूर एक कहा था कि एक कांग्रेस के पास होगी, लेकिन वो चला गया। लेकिन पुडुचेरी की सीट एक मैंने कहा, लद्दाख की सीट मैंने कहा कि वो जो भी, क्योंकि आप लद्दाख में वो इतने समय तक वांगचू जो है अपना आंदोलन को चलाते रहे, लेकिन इन्होंने इतनी तानाशाही दिखाई, पूरे देश में इस चीज को लेकर माहौल बना, तो वो सीट भी वहां चली गई। और अरुणाचल में मैंने बोला था, लेकिन बेशक अरुणाचल में जीत गया, लेकिन गोवा में एक एक सीट रह गया। मिजोरम में भी क्या है, जेडपीएम की जो वो बनी, वो इंडिया अलायंस के ही साथ देखा जाए तो माना जाएगा। लक्षद्वीप में भी देखिए, मैंने 100% कह दिया था कि कांग्रेस जीतेगी। सिक्किम में मैंने कह दिया था कि एसकेएम ही बनेगा, है ना, 100, मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ नॉर्थ ईस्ट का भी मैंने डाटा दिया था। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि बीजेपी के खिलाफ एक, कहते हैं ना कि कई नेताओं में ये हो गया है कि ये तो हमें सरवाइव ही नहीं करने देंगे। तो ये सब चीजें हैं जिस कारण से जो है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन के खिलाफ भी इनके जो माहौल बने हैं, अनफेवरेबल है अदर्स के वोट बैंक के, ये है ना, यानी कि दूसरे के वोट बैंक को ये सूट नहीं करते। तो इस कारण से ही इन्होंने कहा ना कि नवीन पटनायक है या कईयों की पार्टियां छीन ली, है ना, उनका मतलब पूरा का पूरा ही जनाधार छीन लिया। तो उसके पीछे इनकी ये इमेज है, जिस कारण से ये जो है मेजर प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एनडीए के सरकार को बनने से रोक रही है आज की तारीख में। लेकिन फिर भी क्यों बनेगी वो मैं आगे भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें क्यों नहीं बता रहा, एक एक चीज को मैं बता रहा हूं, तो हर चीज को आपको लॉजिक के साथ आंसर दूंगा कि अब हैंग गवर्नमेंट क्यों बनेगी, इसके पीछे कारण क्या रहा। एक तो मोदी विरोधी जो लोग थे वो यूनाइटेड है अंत तक, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मोदी की तानाशाही भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आरएसएस को कुछ नहीं समझना, और यहां तक कि बीजेपी के अंदर के नेताओं को ही कुछ नहीं समझना। शिवराज सिंह चौहान को, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाया, वो 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। वहां पे भी अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, तो उत्तराखंड में देखा जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी थे, उनकी जीत है वो। हरीश रावत जी की कहते हैं ना कि पर्सनल कांग्रेस के कारण जो उनकी अटैचमेंट थी, उसकी हार है। कहने का मतलब कांग्रेस के जो नेता है उनकी इतनी नाकामी थी कि वहां सीट लेना इनके लिए आसान रहा, है ना। हिमाचल में भी यही कारण था कि हिमाचल में ये बहुत अच्छी तरह से बात को नहीं बढ़ा चढ़ा के कर पाए, और इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है कुछ राज्यों में, जैसे मैंने कहा कि बिहार है, उड़ीसा है ना, जो गरीब राज्य थे वहां पे, और जो हिमाचल वगैरह जहां पे भी बड़े मंत्री थे, हद से ज्यादा पैसे खर्च होके सत्ता, फिर उसके बाद कॉरपोरेट का दिन रात लगे रहना, मीडिया का लगे रहना, बार बार जो है 400 का नारा देकर भ्रमित करना, साइकोलॉजिकल वेटेज बना लेना, है ना। तो ये सब कई कारण थे। तो ये जो चीजें हैं, उस कारण से विपक्ष ने जो क्या काम किया कि मोदी की तानाशाही को उन्होंने उजागर करने चालू कर दिए, जुमलेबाज कहना चालू कर दिया, और वो उनके पुराने वादे याद कराने लग गए जो 2014 के थे। इनकी सोच व्यक्तिवादी तो है, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी देखो मोदी की गारंटी, मोदी जी हैं तो क्या गारंटी वो चले जाएंगे तो क्या होगा, है ना। गारंटी तो
पार्टी की होनी चाहिए। तो वो चीज बोला तो इन्होंने फिर झूठ की गारंटी वर्ड यूज करने लग गए, है ना। ये हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो है झूठ की गारंटी नहीं होती, ये चीजें जनता के बीच में आने लगी। अदरवाइज मैं ये कह रहा हूं कि अदरवाइज उनकी सरकार बहुत अच्छे पोजीशन में रहती। संविधान विरोधी जब 400 का डाटा इन्होंने बनाना चालू किया कि 400 प्लस आएंगे, इसके पीछे इनका कारण ये था कि हम वहां पे साउथ में वेटेज ले लेंगे, तो इन्होंने इसको संविधान विरोधी से जोड़ दिया, रिजर्वेशन हटाने की बात कर दी, है ना, कि संविधान बदलना चाहते हैं ये करना। फिर मोदी जी का बार बार गलत बयानबाजी करना, चाहे अदानी अंबानी को लेकर कहना, चाहे गांधी व नेहरू विरोध में बोलने लग जाना, ये सब चीजों का बहुत ही फर्क पड़ा। इस कारण से जो हैंग गवर्नमेंट की नौबत आई है, अदरवाइज ये हैंग गवर्नमेंट की नहीं आती, क्लियर मेजोरिटी निकल जाती। इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात पे भी चुप रह जाना, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड में ये चीजें नजर आ जाना कि कई यूट्यूबर्स ने उसका उजागर भी किया अलग अलग तरीके से, कि किस तरीके से बीफ वाली कंपनी से भी जो है वो ले रहे थे, पैसे ले रहे थे। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार विरोध वाली जो भावना थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरों को बताते थे, परिवारवाद वाला मुद्दा भी इनका चला गया हाथ से, क्योंकि जितने परिवारवादी पार्टियां थी उनको अपने साथ ले लिया और उन सबको अच्छे अच्छे पदों पे रखा। तो मिला जुला कर वॉशिंग मशीन वाली बात हर जगह निकल कर आ गई। आम आदमी पार्टी को इन्होंने अंदर डाला, तो उसके बाद जो वो वाला जो मैटर था शराब घोटाले में शरद चंद्र रेड्डी का, वो मामला कि उससे आपने पैसे लिए, तो मनी जो ट्रैकिंग है वो तो इनके साथ नजर आने लग गई। तो कई चीजें हैं जो पूरे देश में एक पढ़े लिखे तबके के वोट बैंक पे, चाहे वो 5% का ही डेंट लगा हो, लेकिन लगा था। टीडीपी के साथ मुस्लिम आरक्षण करके स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने जीत तो हासिल कर ली, पहले ही हो गया था कि वहां जीतेंगे और अच्छा होगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये इनको अन्य राज्यों में कुछ ना कुछ 1-2% का नुकसान देने लग गए। रूपाला वाला जो मामला था उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया, दिखा दिया कि हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, यानी कि जो जितने भी राजपूत लोग थे वो इनके विरोध में खड़े रहे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस चीज का नजर देख सकते हैं कि जो यूपी में फर्स्ट फेज में इलेक्शन जब हुआ था, तो वहां पे जो बीजेपी 7 में से 2+1 3 सीटें ले गई थी, एक चंद आजाद की भी थी और 5 वो थे, जबकि दूसरे फेज में बीजेपी ने स्विंग किया था, 0-8 पे थे। तीसरे फेज में ये बहुत ही ज्यादा, तीसरे में 6 सीटें, 10 में से 6 ले गए अलायंस वाले, चौथे में 13 में से 5 ले गए अलायंस वाले, पांचवें में तो 14 में से 10 ले गए, छठे में 14 में से 11 ले गए, और सातवें में भी बराबरी की टक्कर दी, 6 ले गए। तो मिला जुला कर देखिए कि जैसे जैसे फेज बढ़ा, लंबा इलेक्शन हुआ, तो गर्मी भी बढ़ना, बहुत सारे लोगों में वो वोट परसेंटेज गिरना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कारण रही, जो कि ये हैंग गवर्नमेंट की नौबत आई, है ना। किसान विरोधी जो वो बातें थी वो भी देखिए, जयंत चौधरी के साथ अलायंस करके बेशक उन्होंने 2 सीटें ही जीत ली, लेकिन उनकी सीटों पे तो मिल गया, लेकिन बीजेपी को नहीं मिला वो बेनिफिट, है ना। अग्निवीर वाली बात भी जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि पश्चिमी यूपी है, यूपी का बाकी एरिया भी है, ये बात अलग है कि बिहार के युवाओं ने इस चीज को बहुत ज्यादा जो है बड़े लेवल पे नहीं किया। और दूसरा एक कारण ये भी मानता हूं मैं कि जो वहां पे उन्होंने भाषण किया, जो एक्टिव लिसनर थे, उनकी जो वो एक्टिवनेस ज्यादा नजर आने लग गई, जो गुंडागर्दी जैसी दिखने लग जाती है पब्लिक में। जो पब्लिक वहां जाता नहीं है रैलियों में, उनको लगता है कि यार ये अभी से हुड़दंग करने लग गए, तो वो जो कहते हैं ना कि जो जंगल राज वाली बात आ जाती है, तो इसलिए भी जो है वो बातें आ गई। भ्रष्टाचारी वाली इमेज भी बना पाने में सक्षम नहीं रहे। गोदी मीडिया को लेकर भी एक रोष हो गया कई बार, जैसे आपने देखा कि आज तक को कहने लग गए गोदी मीडिया गो बैक गो बैक गो बैक, बड़े बड़े एंकर का खुल्लम खुल्ला समर्थन करना, मोदी जी का बार बार इंटरव्यू देना और उस इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होना। तो पढ़ा लिखा जो तबका था एक तरीके से इस चीज को लेकर नाराज था, गुस्से में भी था, कह रहे कि ये हो क्या रहा है देश में, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। नेहरू जी ने ये कहा था कि हमें ऐसे ही मीडिया चाहिए जो मुझसे प्रश्न कर सके, तो आज हम उससे भी पीछे चले गए, यानी कि एक मीडिया बिजनेस बन गया, टीआरपी के लिए केवल काम करेंगे ये। तो ये सब चीजें जो हैं मोदी वर्सेस जनता के
तौर पे इस इलेक्शन को ले गई। हालांकि इसको मुद्दे को बहुत अच्छी तरह जो अलायंस पार्टियों ने नहीं उठाया, हर जगह नहीं बोला कि मोदी वर्सेस जनता है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी वर्सेस जनता ये रहा बहुत हद तक, और इस कारण से हैंग गवर्नमेंट आने की नौबत आई। इसके बाद जो मुख्य मुद्दे रहे जिस पे सेंटर होता रहा इलेक्शन, जैसे बार बार गरीबी है, महंगाई है, सिलेंडर को लेकर कि आप कहते क्या थे, पेट्रोल को लेकर, डॉलर को लेकर, इकोनॉमिक को लेकर बार बार कहना, जैसे मैंने पहले वीडियोज में भी कहा है कि 2011 में ही हम अपने उस पे पोजीशन पे थर्ड इकोनॉमी बन चुके थे, वर्ल्ड बैंक का डाटा उठाइए, लेकिन उस चीज को प्रोपेगेंडा ज्यादा नहीं किया गया था, है ना। जो मनमोहन सिंह थे बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। तो कई चीजें हैं, और किस तरीके से 1991 में सोना तक गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन 20 साल में हम कैसे कैसे इकोनॉमी में कितनी लंबी लंबी छलांगे लगाई है, पूरा वर्ल्ड जानता है। हेट स्पीच जो दिए जाना वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से जो है बीजेपी की इमेज को डेंट लगा। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर काफी डेंट लग गया यूपी के अंदर, है ना। कई बार उस चीज की बात आने लग गई। ब्रजभूषण को लेकर बीएचयू, कहा ब्रजभूषण एक दबंग नेता थे तो वो जीतना था उनका, लेकिन उसका जो है दूसरे सीटों पे फर्क पड़ रहा था, उस पे बीजेपी ने गौर नहीं किया। बीएचयू के जो बच्चे थे, जिन्होंने बच्चे क्या कहें, बीएचयू के जो गुनहगार थे उनको बचाने का काम किया। एमपी में, छत्तीसगढ़ में जाकर वो चुनाव प्रचार में लगे रहे। इसको मीडिया ने अच्छी तरह से नहीं दिखाया, तो जनता के अंदर इस चीज का भी गुस्सा था, युवा वर्ग में गुस्सा था। और सबसे बड़ी बात थी कि सर्वाइवल की लड़ाई बन गई। यानी कि अगर विपक्ष जो है इस इलेक्शन में कुछ ना करे तो सर्वाइव ही नहीं करेगा आगे, इसलिए भी वो यूनाइटेड थे। कहते ना कि सबके कानों कनपट्टी पे बंदूक थी, तो इसलिए भी वो क्या थे कि बहुत ज्यादा एक यूनाइटेड बन के रहे। तो ये सब कारण रहे कि हैंग गवर्नमेंट की नौबत आई। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी दिल्ली में, है ना। दिल्ली के अंदर उन्होंने अच्छे कैंडिडेट दिए, चेंज कर दिए सारे, और उसके बाद दूसरा काम ये भी कर दिया कि बहुत ज्यादा घर घर पैम्पलेट्स बांटे गए, जबकि कांग्रेस के पैम्पलेट ही देखने को नहीं मिले, आपके भी पैम्पलेट देखने को नहीं मिले। ये लोग ये थे कि हमारा तो वोट बैंक दोनों को मिलकर इतना हो जाएगा तो हम 101% जीत जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, है ना। और उड़ीसा, आंध्रा, बिहार, झारखंड, ये सारी ही चीजें जो है स्ट्रेटजी की इनकी जीत थी। उड़ीसा में भी इन्होंने देख लिया था कि नवीन पटनायक के साथ रह रहकर जोक की तरह उनको धीरे धीरे खा लिया। बिहार के अंदर नीतीश से इन्होंने समझौता करके बहुत सारा डेंट मारने की कोशिश की कि विपक्ष जो है एक ना हो पाए, लेकिन इसका बेनिफिट उनको बिहार और झारखंड में तो मिला, लेकिन पूरे देश में इमेज ये हो गया कि आप जिस मर्जी को भ्रष्टाचार के उसमें लेके आते हैं और उसको व्हाइट वॉश करके अपने साथ रख लेते हैं। और दूसरी बात एक और भी था कि अपोज कर दिया, आरएसएस का भी ये कह दिया कि आरएसएस की हमें कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस ने वो बढ़ चढ़ कर उतना हिस्सा नहीं लिया जितना कि पहले लिया करते थे। और एक चीज ये भी बीजेपी में हो गई कि ये वन मैन शो हो गया है बिल्कुल। मोदी जी को लगता है कि उनके वो अकेला ही पूरे चुनाव को जीतते हैं, इससे बाकी जो नेता है वो थोड़े न्यूट्रल हो गए, और हतोत्साहित भी होना जरूरी था उनका, मतलब होता ही है हर कोई। तो ये भी एक कारण रहा जिस कारण से फर्क पड़ा। अब जो देखा जाए तो कौन से चैलेंजेस है इंडिया में, दोनों बताऊंगा कि इंडिया गवर्नमेंट बनाती है तो उनको कौन से चैलेंज आएंगे, और बीजेपी बनाती है तो कौन से चैलेंजेस आएंगे, और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कौन से यहाँ पे चेहरे नजर आते हैं जिसके कारण अब सत्ता बनती नजर आती है। टीएमसी की 30 है, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स रही है उनकी, हमेशा फेवरेबल रहा है इनके लिए। अब क्या ये चैलेंज है इनके लिए, इंडिया गवर्नमेंट को एक साथ इकट्ठा बने रह पाना, कभी भी नाराज हो सकती है। फेवरेबल क्या है कि ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट मोदीज अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। ये बहुत ही बड़ी चीज है कि उनके लिए फेवरेबल क्या है कि सभी जो है यूनाइटेड है, सिर्फ इसलिए है यूनाइटेड कि आज उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज एनडीए के कई घटक टूट भी सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि मजबूरी में उधर गए हैं, इधर वापस आ सकते हैं वो, या जिनको यूं लगता है कि आगे की पॉलिटिक्स उनकी बजाय इधर ज्यादा अच्छी फिट बैठती है, वो भी वापस आ सकते हैं। पॉलिटिकल स्टाइल सबका सिमिलर है, टारगेट्स भी सिमिलर, वोट बैंक है। यही कारण है इनके फेवरेबल होने का। इस कारण से इंडिया अलायंस की सरकार वहां बनती हुई नजर आती है। लेकिन मुसीबत क्या है
लैक ऑफ रिसोर्सेस, पैसे कम है, एक्सेप्टेबल लीडरशिप नहीं है कोई भी, है ना। ईडी, सीबीआई, आईटी, कॉर्पोरेट है, सभी उन्हीं के हाथ में है, मीडिया भी है और अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है इन सब का। ये इनके लिए बहुत बड़े हर्डल्स है जिसको पार करना पड़ेगा इनके लिए, तब जाकर ये इनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। अब चैलेंजेस बीजेपी के अंदर क्या है कि अंडर द फ्लैगशिप ऑफ मोदी एनडीए में ब्रेक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज मोदी जी को जब 240 सीटें मिली हैं और वो पोजीशन आ गई कि इन्होंने, इनके पास तो कभी भी अनुभव ही नहीं रहा अलायंस के साथ चलने का, ना ये कभी सबको साथ लेकर चले हैं, है ना। हर किसी को देखा जाए तो जो भी इनके साथ रहा, आडवाणी जी ने इनको कहा ना कि शूट किया था, तो आडवाणी जी कहाँ चले गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। तो ये सब कारण है कि एनडीए ऐसे में टूट सकता है उनके फ्लैगशिप में। तो एनडीए हो सकता है कि इनको ऑफर दे दिया जाए कि आप इनकी जगह कोई और लाए तो हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम उनके साथ जाएंगे। तो ऐसी चैलेंजेस बीजेपी के साथ है, लेकिन सत्ता बनती हुई फिर भी दिखाई देती है कि अगर वो इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करें या वो थोड़ा धन बल, बाहुबल, बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ वो सत्ता में आ सकते हैं। अब सबसे अहम प्रश्न जो जिसका आपको इंतजार है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अब मैं इनमें दोनों ही चीजें बता रहा हूं कि एनडीए के पास संसाधनों की कमी नहीं है, मैंने कहा ना, एडिट कर रहा हूं पहले, संसाधनों की कमी नहीं, और वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि जो पीएमएलए एक्ट वो लाए हैं, है ना, उसके तहत तो खुद भी अंदर जा सकते हैं, है ना। उनके लिए प्रूफ करना कि कौन से कॉरपोरेट से क्या चंदा लिया, क्यों लिया, कहाँ उसको बेनिफिट दिया और कितने कितने पैसे कहाँ से आए, कहाँ इतने सारी जो कार्यालय बने उसके कहाँ से आए, और बहुत सारी चीजें हैं। कई कई मंत्री उनके इस चीज में आ सकते हैं। तो इस कारण से वो सत्ता को किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि अपने हाथ से जाने देंगे, चाहे उनको चेहरा बदलना पड़े, फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता आने जाने नहीं देंगे। अंतिम हथियार उनके हाथ में यह है गडकरी जी। गडकरी जी को वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाकर महाराष्ट्र का खेल कर सकती हैं। आरएसएस इसमें उनकी भागीदारी कर सकता है। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि आप कई बार, आज मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं इस मामले में, और आप आने वाले वक्त में मीडिया में चीजें देख सकते हैं कि मोदी जी ने कभी गुजरात में वो परफॉर्मेंस नहीं दिया है जब मुख्यमंत्री रहते हुए, और 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई। यानी कि ऊपर वाले का, अपने से सीनियर का रास्ता साफ कर दिया उन्होंने, बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स करके। जैसा कि मुझे लगता है, मैंने कहा ना, जंगल में चुनाव कविता लिखने के लिए मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल स्टडीज की है, बहुत सारी चीजों को पढ़ा है और बहुत सारे लोगों के बारे में भी जाना है, जानने की कोशिश भी की है। तो वो चीजें मुझे नजर आती है कि सेम गेम जिस तरीके से इन्होंने शिवराज जी को किया, वसुंधरा राजे का किया, तो इन्होंने भी इनका जो है गेम बजाने की कोशिश की है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो यूपी हो। और योगी जी को पता था कि इनके बिना उनका नंबर नहीं आएगा, तो इतनी मेजोरिटी ना मिले, और हो सकता है कि अभी उनके नाम पे भी चर्चा हो जाए। तो इसलिए भी जो है ये एक मौका था कि इस तरीके से काम हो कि ताकि जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये भी एक कारण है जो मैं बोल रहा हूँ। आगे के आपको रिसर्च में या मीडिया में चीजें आएंगी, ये तो मेरे अपने आकलन है, मेरे अपने विचारों पे आधारित है, इसको आप अदरवाइज ना लें। तो यहाँ पे जो है गडकरी जी और आरएसएस का की रोल हो सकता है, जो किसी भी तरीके से सत्ता को हाथ से ना निकलने दे। अब दूसरी बात आ जाती है कि इंडिया के पास, इंडिया जी कह रहा हूं मैं, कि इंडिया अलायंस जो है, जो इसके पास खड़गे जी एक दलित चेहरा है जो कि एनडीए का सारा कुनबा हिला देने की स्थिति में है। मैं ये बात बड़े ही तर्क वितर्क के साथ कह रहा हूं, बड़ी स्टडी करने के बाद कह रहा हूं, और साइकोलॉजिकल स्टडी के बाद कह रहा हूं। राहुल गांधी का मैंने फेस रीडिंग जितने भी अभी तक उन चीजों पे करके देखा है, तो मुझे लगता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। चाहे कितना भी कोई कहे उनको, वो इस चीज के सत्ता के लालच में नहीं रहेंगे। वो खड़गे जी या किसी और चेहरे पे अगर बात बनेगी तो बना देंगे। तो खड़गे जी एक दलित चेहरा है, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट उनको दिखाई देता है कि एक तो कांग्रेस ने 99 सीट लिया है, तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भी है, उसका मुख्य चेहरा भी है वो। उन्होंने इतने एज में भी बहुत अच्छी कैंपेनिंग भी की है, और ऐसे में एनडीए के जेडीयू, हम, एलजेपी, जेडीएस और टीडीपी, है ना, ये सब कई पार्टियों के लिए वो ऐसी अड्डी बन जाएंगे जिसे ना तो निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे, क्योंकि वो एक दलित चेहरा है, और पहली बार देश में दलित चेहरा प्रधानमंत्री बने,
इस चीज को लेकर एक बात रखी जा सकती है और उसमें कई और भी नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के हैं वो इनके साथ आने की स्थिति में हो सकते हैं। इस तरीके से इंडिया के पास वो चेहरा सरकार बनाने की स्थिति बनती है। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं आगे अब फाइनली कह रहा हूं, यानी कि मैंने दोनों के कंडीशंस बताए हैं। दो चेहरे अब आपके सामने मुझे नजर आ रहे हैं, एक गडकरी जी और दूसरा खड़गे जी। ठीक है, बाकी आपको चेहरा बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। हो सकता है कि खड़गे जी का नाम आज आगे भी कर दिया जाए और कंडीशन बन भी जाए और सरकार भी बन जाए, है ना। अब देखिए दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष अगर सरकार बनाती है, ये मेरे अपने विचार हैं, तो नैतिक मूल्यों का उनका ह्रास होगा। सर्वाइवल की लेकिन लड़ाई है, ये उनके लिए इसलिए मजबूरी है। लेकिन मैं नैतिक मूल्यों का ह्रास, क्योंकि एनडीए को देखा जाए तो कंप्लीट क्लियर मैंडेट मिला है। मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला क्योंकि मोदी जी खुद एक 1.5 लाख से जीत पाए। 1.5 लाख से जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके आसपास की सीटों में भी दूसरे अलायंस की पार्टियों ने ज्यादा वोटों से जीता है ना। राहुल गांधी ने 4 लाख वोटों से जीता, वायनाड की सीट भी जीती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मोदी जी को तो मैंडेट मिला नहीं है, मैंडेट लेकिन एनडीए को जरूर मिला है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर एनडीए को मैंडेट मिला है तो विपक्ष को अपनी सरकार ना बनाने की कोशिश करके, लेकिन अपने अलायंस को बचाए रखना और आगे अच्छी तरह इनको घेर के रखना ज्यादा जरूरी और अच्छी रणनीति होगी, क्योंकि उससे एक नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाता है और सर्वाइवल की लड़ाई है ये। तो इसलिए ये सरकार बना भी सकते हैं और बनाने की आज इनकी पोजीशन है। अगर ये बना लेते हैं तो हो सकता है इनको आगे की जो मुसीबतें हैं उनसे ये बच जाएंगे और बहुत सारे नेता जो जेल में हैं वो बाहर आ जाएंगे और दूसरे वाले अंदर चले जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक कंडीशन नजर आती है जिससे कि विपक्ष सरकार बनाने की कंडीशन में नजर आती है। और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो बड़े बड़े नेताओं को पीएमएलए का खतरा है, कॉर्पोरेट की हार भी होगी। तो इस कारण से ये जो है कॉर्पोरेट भी नहीं चाहता कि एनडीए की सरकार ना जाए, मतलब जाए। तो आप देख सकते हैं कल 4-4 हजार पॉइंट का सेंसेक्स का गिरना, और उसके पीछे कारण ये भी है कि लोगों ने कल पैसे अच्छे बना लिए हैं। कॉर्पोरेट आज की तारीख में सरकार सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल केवल रिसोर्सेस के मामले में है तो वो एनडीए है, और वहां पे पॉसिबिलिटी है कि मोदी जी का चेहरा के साथ बहुत सारे दल नहीं आएंगे, जैसे खासकर टीडीपी और जो आप एनडीए में। मैं नीतीश कुमार की भी कह रहा हूं। आप नीतीश जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपना मासूम सा चेहरा लेकर जनता के बीच में गए और हिंदुत्व के भी वोट ले लिए और अपने जो है सिम्पटी वोट भी ले लिए। तो इनका काम यहां तक तो बन गया। अब 2025 में इलेक्शन है, दिल्ली के अंदर भी वहां भी। तो ऐसे कंडीशन में आगे की सर्वाइवल और आगे की पॉलिटिक्स किसके साथ ज्यादा सेफ है, तो वो उनकी इंडिया अलायंस के साथ ज्यादा सेफ है। तो इसलिए वहां पे सरकार बनती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि इस तरीके से खड़गे जी का नाम आगे आ सकता है। मैं तो कहा ना, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं, बस अपना रिसर्च कर रहा हूं, देख रहा हूं, कुछ चीजों की स्टडी कर रहा हूं और अगले बुक की थोड़ी तैयारी कर रहा हूं। तो जो है अब आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये रिसर्च वर्क काफी अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके बीच में सही आकलन करके दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने किसी एक पार्टी को फेवर किया। हाँ, ये जरूर है कि मुझे दिल्ली में थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर था कि ये पार्टियां कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी और जनता भी मानेगी। लेकिन कहा ना कि जब तक जनता को ये नहीं पता होगा कि उनको वोट किस पे देना है, झाड़ू पे देना है कि हाथ पे देना है, तो जनता क्या करेगी। तो मिला जुला कर जो भी रिजल्ट रहा, जनता जनार्दन होती है। उम्मीद है, मैंने हैंग गवर्नमेंट लेकिन बात कही थी, आप जंगल में चुनाव मेरी कविता के हर एक पार्ट को पढ़ें, अच्छी तरह देखें और मेरे एग्जिट पोल को भी अगर आपको लगे मैं यहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ तो एग्जिट पोल से टैली करें और मुझे कमेंट करें और मोटिवेट करें जरूर। मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ। मैंने अब जहाँ तक कि 99% मीडिया एक तरफ एक बातें कह रही थी, मैंने 100% पोल का एग्जिट पोल 100% एक्यूरेसी यानी कि 98 मायने रखता है, 90 प्लस भी हो तो 100 से कम तो है नहीं, तो दिया है। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रिसर्च किया था। तो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। इन्हीं आगे अच्छी आपको सरकार मिले, बढ़िया चले। मैं तो कह रहा हूँ हैंग गवर्नमेंट और मध्यावधि चुनाव की बात मैंने जंगल में चुनाव पोएम में की है, ऐसी ना हो, अच्छी सरकार बने और अच्छा काम करे वो, है ना। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।